एपिसोड 41 अनजाने दुश्मन और खतरनाक चाल। अब आगे सेकंड सूर्यवंशी मेंशन के सबसे ऊपरी हिस्से में बने एक बड़े और बेहद आलीशान से खूबसूरत कमरे के अंदर मौजूद बालकनी के पास खड़े शशांक की आंखें इस वक्त बेहद अजीब से भाव से घिरी हुई थी, जैसे ना जाने वो कौन सी ऐसी सोच में गुम था। लेकिन जिस भी बात को लेकर इस वक्त वो गहरी सोच में खोया हुआ था, वो यकीनन बेहद जरूरी और अहम बात ही थी। अचानक से उसने अपनी आंखें जैसे ही बंद की, वैसे ही उसके बंद आंखों के सामने इशिका का मासूम सा चेहरा आ गया, जिसे देख उसने तुरंत अपनी आंखें एक झटके के साथ खोल दी और फिर एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोला, ना जाने हमारे बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मुझे तुम्हारे करीब हर दिन हर पल और हर घड़ी खींचता रहता है। ऐसा लगता है कि तुम अंजनी सी भी काफी ज्यादा जानी पहचानी हो, पर क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जबकि हम पहले कभी नहीं मिले थे, तुम्हारे तरफ न जाने क्यों मैं खुद को इतना अट्रैक्ट महसूस करने लगा हूँ कि अब तुम्हारे आसपास भी किसी दूसरे आदमी को देखते ही मेरा खून ही खौल उठता है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ऊपर से तुम्हारा हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करना मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला जाता है। ना जाने ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जबकि मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी दूसरी लड़की की परछाई तक अपने आप पर नहीं पड़ने दे सकता, पर फिर भी ना जाने क्यों मैं तुम्हारे पीछे पागल हुआ जा रहा हूँ। आहा, लेकिन अब चाहे जो हो जाए मैं अपने वादे और फर्ज से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय हो और वही बनकर रहोगी। इससे ज्यादा न मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी पसंद होगी और ना ही तुम्हारी मेरी जिंदगी में। अब मैं और खुद के आसपास भ्रम की दीवार नहीं आने दे सकता। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। शायद ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है और शायद एक आकर्षण भी। यू कांट डिस्ट्रैक्ट मी मिस पांड्या नेवर एवर बिकॉज यू आर नथिंग फॉर मी। कुछ भी नहीं। इसी आखिरी ख्याल के साथ ही शशांक के चेहरे के भाव एकदम से कठोर हो गए और उसके हाथों की मुट्ठी कसकर आपस में भींच उठी। अगले ही पल उसने एक लंबी और गहरी सांस भरते हुए अपने कदम कमरे के अंदर की तरफ बढ़ाए और फिर बेड पर जाकर लेट गया। खन्ना मैंशन। पूरे खन्ना मैंशन की हालत इस वक्त बेहद खराब थी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस परिवार की इकलौती प्रिंसेस मलिश्का खन्ना थी, जो इस वक्त बिना किसी चीज की परवाह किए एक बेशर्म लड़की की तरह हॉल में मौजूद अपने पैर पूरे सोफे पर फैलाकर बैठी, बस एकटक बोरियत भरे भाव से सामने गुस्से से लाल हुई तमतमाए से खड़े अपने मॉम डैड को घूर रही थी। जबकि उसके आसपास ही कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिनके चेहरे के भाव भी इस वक्त बेहद गुस्से और कठोरता से भरे हुए थे। जबकि उनके साथ ही मयंक और विनय रायचंद भी वहां मौजूद थे। जबकि उनके साथ ही वो अनजान लड़का भी मौजूद था, जिसकी पहचान आज तक और अभी भी छुपी हुई थी। एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूरते हुए उन सबको को देखते हुए वहां मौजूद एक अधेड़ उम्र का आदमी एकदम से चिल्ला उठा था, ये सब कुछ तेरी इस बेकाम बेटी की वजह से हो रहा है महेश। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है इस लड़की ने। आज तक एक भी सही और ढंग से कोई काम कर नहीं पाई है, ऊपर से हर बार बने बनाए काम को बिगाड़ने में आगे लगी रहती है। तुम लोग समझ भी रहे हो आज हम सब लोगों ने क्या क्या और कितना कुछ खो दिया है सिर्फ और सिर्फ इस बद दिमाग लड़की की वजह से। सालों से बना बनाया प्लान सब कुछ चौपट हो गया। भूलो मत तुम लोग, अगर बड़े बॉस को इस बात की खबर तक लगी तो वो हम सबको जान से मार भी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कितना कुछ किया है आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ उस त्रिजल को अपने कब्जे में करने की कोशिश में, लेकिन आज इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ अब पता नहीं हम आगे क्या करेंगे। ऊपर से धीरे धीरे गिरते हमारे शेयर्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें बहुत बुरी तरह से टारगेट कर रहा हो, और शायद उसे हम में से कुछ लोगों की पहचान के बारे में भी पता है। अगर ऐसा ही चलता रहा हो जल्द ही हम सब एक एक करके बहुत उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम बुरी तरह से बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। और ऊपर से बरसों से छुपाया हुआ वो गहरा राज भी अगर त्रिजल सूर्यवंशी के सामने आया तो वो हम सबको मौत भी नसीब नहीं होने देगा। कुछ करो, सोचो कुछ। उस आदमी ने पहले तो शुरुआत में बड़े ही गुस्से और कठोरता से अपनी बात कहनी शुरू की थी, लेकिन अंत तक आते आते उसकी बातों और चेहरे पर खौफ के बादल मंडरा उठे थे। जबकि उस आदमी की बात पर अब धीरे धीरे करके वहां मौजूद कुछ और लोग भी अपनी सहमति जताते हुए चिल्लाने लगे थे, जिसे देखकर अचानक से अपने समाने रखी पानी से आधी भरी ग्लास को बड़ी ही बेरहमी से सामने की तरफ फेंकते हुए मलिश्का चिल्लाकर बोली, चुप, एकदम चुप। तुम सबको क्या लगता है
कि अगर मुझे अपने आप से बेदखल कर दोगे तो क्या बच जाओगे। हाँ, अगर ऐसा अपने सपने में भी सोचा तो खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो तुम सब लोग। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ जैसे मैं बर्बाद हुई हूं ना, वैसे तुम सब एक एक करके ऐसे ही बर्बाद होगे और ये मेरा वादा है। और तुम सब सुन लो, मुझे आब और इल्जामात के घेरे में खींचाने तो तुम सबके कपड़े में उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम पूरे भरे बाजार में उतरवाने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखती हूँ, समझे। और अगर किसी को रास्ते से हटाना है और खुद को और बर्बाद होने से बचाना है तो सबसे पहले उस त्रिजल सूर्यवंशी की बीवी आर्या सूर्यवंशी को मौत के घाट उतारो। कितनी सीधी और शांत वो लगती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक और चालाक लड़की है वो, जो बिना किसी की नज़र में आए अपने दांव ऐसे खेलते हैं कि सामने वाले की सह और मात दोनों ही होनी पक्की है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मलिष्का ने अपनी बातें कहने के बाद एकदम से अपनी जगह से उठी और फिर वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ अपनी लड़खड़ाती हुई कदमों के साथ चली गई। उसके कदमों को देखकर ही साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त बेहद नशे में है। वो तो वहां से चली गई लेकिन छोड़ गई वहां मौजूद सभी हैवानों के होठों पर बेहद जहरीली और शातिर सी मुस्कान छोड़कर, जैसे शायद उनके दिमाग में कोई बेद खतरनाक जाल बुन गया हो। पूर्ण विराम। अमेरिका। एक बड़े से बंगलों में इस वक्त बड़े ही जोरों शोरों से कॉकटेल पार्टी चल रही थी। जैन ना जाने वहां रहने वाले लोगों के हाथों में ऐसा कौन सा बेहद कीमती खजाना लग गया हो जिसे पाकर वो आज उसकी खुशी के भरे हुए पूर्ण विराम इतना बड़ा जश्न मना रहे हो। ये बंगलो रात की रोशनी में सजा हुआ किसी सितारे की तरह जरूर चमक रहा था, पर उसके अंदर मौजूद सभी लोग दिल के बेहद काले और अंधेरे से भरे हुए थे। पूर्ण विराम। बोले तो एक नंबर के बेरहम और उससे भी कहीं ज्यादा लालची। जहां इस पार्टी को रखने वाले लोगों की नियत में खोट और दिखावटी पने के साथ साथ अपने दिल की तमन्ना पूरी होने के कारण खुशी छाई हुई थी। पूर्ण विराम। वही दूसरी तरफ यहाँ इस जश्न में शामिल हुए सभी लोग अपने अपने स्वार्थ और लालच के लिए आए थे, जिनका न तो कोई जमीर था और न ही कोई स्वाभिमान, कहे तो एकदम नंबर के बहाया लोग थे। पूर्ण विराम। सब के सब इसी बगलों के हॉल ने इस वक्त पार्टी बड़े ही जोरों शोरों के साथ अपने पूरे शबाब पर थी, जहां लोग नशे में धुत हुए एक दूसरे से चिपक कर बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। पूर्ण विराम। कहीं डांसर्स डांस कर रही थी तो कहीं लड़के और लड़कियां अंधेरे में एक दूसरे के साथ बिना किसी की परवाह किए अपनी हदें पार कर रहे थे। कई लोग जहां शराब और शबाब के नशे में चूर थे वहीं दूसरी तरफ कई लोग पूर्ण विराम ड्रग्स के नशे में चूर हुए बेसुध से पड़े हुए थे। इन सब की खुशी देखती हुई बार काउंटर के पास खड़ी एक लड़की, जिसने बेहद रिवीलिंग सी ड्रेस पहनी हुई थी, अपने हाथों में पकड़े हुए वाइन की ग्लास से एक एक घूंट भरते हुए पूर्ण विराम अपने आंखों में घमंड और चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए उन सभी को घूरे जा रही थी, जबकि उसके पास ही खड़े दो लोग बस चुपचाप से अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए उसके चेहरे के बनते बिगड़ते हुए हर हाव भाव को पूर्ण विराम बड़े ही गौर से नोटिस कर रहे थे। जिनमें से जहां एक शॉर्ट सी ड्रेस पहने हुए लड़की खड़ी थी तो वही दूसरी तरफ उसके हो पास एक लड़का खड़ा अपने साथ में पकड़े सिगरेट का नशा कर रहा था। पूर्ण विराम। क्या हुआ डार्लिंग, क्या सोचे जा रही हो तुम कब से, जो इतने गहराई से जहां से मौजूद लोगों को घूरे जा रही हो, जैसे कि अभी ही अपनी इन कातिल निगाहों से उनके जिस्म को तार तार करते हुए उनकी रूह तक को खींच लोगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उस दूसरी लड़की ने अपने बगल में खड़ी पहली लकड़ी की तरफ देखते हुए पूछा, जो अब भी सामने की तरफ लोगों की मस्ती और नशे में झूमते हुए देख रही थी। कुछ खास नहीं स्वीटहार्ट, बस इन दोगले इंसानों को देख रही हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। देखो तो यहाँ पैदा और ऐशो आराम देखा नहीं कि लग गए उसके पीछे भागने। सच कहूँ तो जैसे इन सब ना तो कोई ईमान है और ना ही कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोले तो स्वाभिमान। सब के सब एक जैसे ही एक नंबर के घटिया है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल मेरी तरह, और मुझे ऐसे ही लोग पसंद। अब ये सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि उन्हें मुझसे फ़ायदा हो सके। आई जस्ट लव दिस ट्रीटमेंट, मुझे यही तो चाहिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। एक रानी का ओहदा, अभी ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या क्या और किन किन लोगों से उनका बहुत कुछ छीनती हूँ। उस लड़की ने बेहद घमंड और चेहरे पर शातिरपन लिए हुआ, जिसे सुनकर उसके बगल में खड़ी वो पूर्ण विराम दूसरी लड़की एकदम से मुस्कुरा उठी थी, जैसे वो उस पहली लड़की की हर एक छोटी से बड़ी हरकतों को जानती भी हो और उसे पहचानती भी हो।
हालांकि उसकी बातें सुनकर उसके बगल में खड़े लड़के ने इस बार बहुत शांत आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उन दोनों के चेहरे पर बड़े ही अजीब से भाव उभर आए। पूर्ण विराम। एपिसोड 42 बोल्ड रोमांस और खतरनाक इरादे। कहानी का अगला पार्ट अब तक नहीं आएगा जब तक कि आप सब रीडर्स लोग कम से कम 25 कमेंट्स और 50 लाइक्स नहीं दे देते। अब आप हम पर गुस्सा हो या हमें बुरा भला कहो, पर पिछले पार्ट पर आपका 0 रिस्पॉन्स देखकर अब मैं ऐसे और आगे नहीं देख पाएंगे। कोष्टक। अब आगे। उसकी बातें सुनकर उसके बगल में खड़े लड़के ने इस बार बहुत शांत आवाज में कहा, कोशिश करना डार्लिंग। ये रानी बनने के सपने को पूरा करने के लिए किसी ऐसे को अपना शिकार मत बना लेना जो खुद तुम्हें ही पूरी तरह से बर्बाद करके रख दे। जिंदगी में कभी किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं है, बशर्ते मुझे इस बार पर पूरा यकीन है कि तुमसे भी ज्यादा मजे हुए बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं इस दुनिया में, जिनमें से सबसे खतरनाक इंसान से पंगा लेने जा रही हो, इसलिए कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। थोड़ा संभल कर उस लड़के ने अपने बगल में खड़ी पहली लड़की के पीठ को बेहद सेक्सुअल अंदाज में छूते हुए उसे आगाह करने के इरादे से बोला, जिसे सुनकर एक पल को तो वो लड़की शांत रही, लेकिन अगले ही पल पूर्ण विराम उसकी अजीब सी हंसी उन दोनों के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उन दोनों ने ही अपनी आंखें रोल कर ली, जैसे उन्हें अब अंदाजा हो गया हो कि आगे वो क्या कहने वाली है। उस पहली लड़की ने कोने में खड़े एक लड़के और लड़की पूर्ण विराम को इंटीमेट होते हुए बड़ी ही बेशर्मी से देखकर कहा, ये वो तरीका है जो आज के इस जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। इसी के इस्तेमाल से आज इस पूरे अमेरिका के सबसे बड़े बिल्डर उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम के बैग पर जाते ही मैंने आज उससे उसकी सारी करोड़ों की जायदाद ही छीन ली। बेचारा अब तक तो सड़क पर भीख मांग रहा होगा। हाँ, और मुझे बखूबी पता है कि आगे चलकर मुझे क्या, कैसे और क्यों करना है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तुम दोनों बस मेरे साथ चलो, तुम्हें वरना पर फुल एंटरटेनमेंट और ड्रामा देखने को मिलेगा। सारी तैयारी कर ली है ना? हमें 1 हफ्ते बाद ही यहाँ से निकलना है, उससे पहले आज एंजॉयमेंट हो जाए थोड़ी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्योंकि साला कल एक और शिकार को अपने जाल में फंसाना है, जो शायद अभी से फंस जाएगा। उस लड़की ने दूर अपने डैड और मॉम के पास खड़े एक 41 साल के फॉरेनर आदमी की तरफ बेहद हवस भरी निगाहों से पूर्ण विराम देखते हुए कहा, जो खुद भी उसके चेहरे से लेकर पैरों तक उसे स्कैन कर रहा था। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए लस्ट साफ साफ झलक रहा था। आखिर थी भी तो वो काफी खूबसूरत। पूर्ण विराम। स्वीटी कम हियर एंड मीट हिम। ये यहाँ के जाने माने लॉ फर्मा कंपनी के प्रेसिडेंट है, इन्हें तुमसे मिलना था। इतना कहकर वो इंसान एकदम चुप हुआ और फिर अगले ही पल उसने अपने शब्दों को लंबा खींचते हुए बेशर्मी से मुस्कुराकर आगे कहा, इन्हें तुमसे मिलना था, वो भी अकेले में। जाओ, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, यहाँ काफी शोर है, बात भी ठीक से नहीं हो पाएगी, है ना हनी? ये कोई और नहीं बल्कि उस पहली लड़की की माँ थी पूर्ण विराम, जो यकीनन एक इंडियन थी और इसके साथ ही उसके पापा और वो खूब भी एक इंडियन थी, जो यहाँ अपने हुस्न के पीछे पागल करने के बाद, उनके साथ अपनी रातें रंगीन करने के बाद, उन्हें ड्रग्स के नशे में उनसे पेपर साइन पूर्ण विराम करवा कर उससे उसका सब कुछ छीन लेती है। और आज उसी के लिए यहाँ पार्टी दी गई थी। अपनी मॉम की बात सुनते ही उस लड़की के होंठों पर बेहद दिलकश मुस्कान उभर आई। उसने हल्का सा झुकते हुए पूर्ण विराम अपने सर को झुका। सामने खड़े उस आदमी की अपनी खुली गर्दन और सीने को दिखाती हुई वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाती हुई बोली, आइए मिस्टर नाइट, इस तरफ, मेरा कमरा इधर है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उस लड़की ने अपने कमर को मटकाते हुए अपने पीछे आ रहे आदमी की तरफ देखकर इंग्लिश में कहा था, जिसे सुनकर तो उसने अपने कदमों की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी थी, बतौर इस बात से अनजान की पूर्ण विराम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आज वो अपनी पूरी जायदाद लगा रहा है। कमरे के अंदर आते ही उस लड़की ने धीरे से मिस्टर नाइट को बेड पर धक्का देकर बैठाया और फिर अपने एक पैर को बड़े ही सेडिक्टिव अंदाज में उसके बगल पूर्ण विराम में मौजूद बेड पर रखते हुए उसके करीब झुककर बोली, तो बताएं मिस्टर नाइट, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? वैसे कोई बात करनी थी या कुछ और करना था? उसकी आवाज में इतनी मदहोशी भरी थी कि पूर्ण विराम अच्छे से अच्छे मर्द तक उसे सुनकर अपना आपा खो देते, जैसा कि अभी उसके सामने बैठे मिस्टर नाइट का हो रहा था। उसकी आंखें हवस और खुशी से चमक उठी थी, उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था, जैसे उस लड़की की पूर्ण विराम बातों और हरकतों के साथ साथ उसकी आवाज भी उसे हिप्नोटाइज कर रही हो।
अगले ही पल उसने उस लड़की के खुले हुए जांघों को अपने हाथों में पकड़ा, मसलते हुए उसके और करीब जाकर उसके क्लीवेज को घूरते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंटीमेट विथ यू हॉटी, विल यू बी रेडी फॉर दिस। उसने अपनी मदहोशी थोड़ी सी काम करते हुए अपने हाथों को उस लड़की के पूर्ण विराम गर्दन पर फिराते हुए हल्की बेताबी से कहा, जिसे सुनकर उस लड़की के होठों पर ना दिखने वाली शातिर मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे से मिस्टर कनाइट के ब्लेजर और फिर शर्ट को निकालते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलिए आज की रात मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। आज मैं आपकी गुलाम हुई, आप जो कहे, जैसा कहे, सब कुछ आपके मुताबिक ही करेगी आपकी ये गुलाम। उस लड़की के इतना कहते ही पूर्ण विराम मिस्टर कनाइट एकदम से बेताब हो उठा। उसने तुरंत अपने शरीर से सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और फिर अपने ठीक सामने खड़ी लड़की के शरीर से भी उसके सारे कपड़े उतार कर उसने बेड पर आराम से बैठते हुए उस लड़की को पूर्ण विराम पूरी तरह नेक ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, आह, योर फिगर इज तो टेम्पटिंग, आई जस्ट वाना टेस्ट यू। जाओ और जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ और फिर मेरी तरफ वॉक करते हुए आओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसने जैसा कहा उस लड़की ने भी अपने होठों पर बेशर्मी और ढिठाई से भरी मुस्कान लिए अपने कमर पर अपने हाथों को रखा और फिर वैसे ही वो वैसा ही करने लगी जैसा जैसा उस आदमी ने उसे करने को कहा था। पूर्ण विराम। कुछ देर बाद ही उस पूरे कमरे में सिसकियों की आवाज़ों के साथ साथ गहरी सांसों को कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी थी, जो उनके बेशर्मी को साफ दर्शा रही थी। करीब आधी रात के पहर में वो लड़की एकदम से पूर्ण विराम उस मिस्टर कनाइट के बगल से उठी और फिर उसे उठाकर उसके सामने एक पेपर और पेन रखते हुए सख्त मगर मदहोशी भरी आवाज में बोली, डार्लिंग, क्या तुम मुझे ये एक छोटा सा गिफ्ट नहीं सकते हो क्या? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? क्या चाहिए तुम्हें स्वीट हार्ट? मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए, तुम एक बार बस बोलो तो सही। उस आदमी मतलब मिस्टर कनाइट ने बेहद मदहोश सी आवाज में नशे से झूमते हुए कहा। पूर्ण विराम। जैसे वो इस वक्त बेहद नशे में हो, इतना गहरा नशा कि उसके आंखों के सामने सब कुछ उल्टा और काला नजर आ रहा था, जबकि वो इस वक्त चाहते हुए भी नहीं खुल पा रही थी। उसकी हालत देखकर अचानक से उस लड़की के पूर्ण विराम होठों पर बेहद जहरीली सी मुस्कान उभर आई थी। उसने अगले ही पल उस आदमी के खुले हुए शरीर पर अपने हाथ बेहद सेडिक्टिव अंदाज में फिराते हुए कहा, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे एक पल में ही दे सकते को डार्लिंग। तुम्हें बस ये एक साइन करना है ताकि आगे चलकर हम जब भी मिले तो एक दूसरे के करीब आने से पहले एक दूसरे को पहचान पाए। करोगे न तुम ये साइन? हम बोली, बेबी करोगे ने ये अपनी स्वीट हॉट के लिए? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसने लड़की ने जिस अंदाज में कहा था उससे वो आदमी तुरंत मान गया। अगले ही पल उसने उन पेपर्स को बिना देखे उन पर जैसे ही साइन किए, वैसे ही उस लड़की ने उस आदमी के गर्दन के पीछे की एक नाश दबाए और वो वही पूर्ण विराम धराशाही हो गया, जिसे देखकर वो मुस्कुराए और फिर वहां से उस पेपर्स को लिए हुए बिना वापस से अपने कपड़े पहने वो वैसे ही बाहर निकलकर अपने कमरे में चलो गई, जो ठीक उस कमरे के एक फ्लोर ऊपर था। पूर्ण विराम। उस लड़की के वहां से जाते ही 2 गार्ड्स उस कमरे में आए और फिर मिस्टर कनाइट को उसी तरह उठाकर ले जाकर के उनके घर के बाहर फेंकाए। एक और भी गया, पर अब इन चिल्लरों को छोड़ मुझे अब सीधा बैंक अकाउंट वाले उद्धरण चिन्ह पर अपना जादू चलाना है मुझे, उसके ऊपर जिसके बैंक अकाउंट मेरे 100 बार लूटने पर भी खत्म न हो। और ऐसे इंसान तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इसी के साथ अपने कमरे में खड़ी उस लड़की ने सामने लगी तस्वीर को पूर्ण विराम देखकर बेहद खतरनाक हंसी हंसी और फिर वैसे ही बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन उसकी बाज जैसी निगाहें अब भी उस बेहद हैंडसम लड़के की तस्वीर पर ही जमी हुई थी, जो इस वक्त एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हॉल को लीड कर रहा था। इंडिया, मुंबई। एक बड़े और बेहद खूबसूरत से कमरे के अंदर बालकनी से आती चांद की रोशनी, कमरे के अंदर मौजूद एक दूसरे से लिपटे हुए सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे उन 2 लोगों पर छनकर पड़ रही थी। पूर्ण विराम। जो इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर एक दूसरे के बेहद करीब एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे हुए सुकून से सोए हुए थे। हालांकि सोना तो नहीं कह सकती, पर हाँ वो लेटे जरूर थे, जहां अपने बेहद हैंडसम और दिलकश पूर्ण विराम से त्रिजल के चेहरे पर बेइंतहा सुकून और होठों पर सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान उभरी हुई थी, तो वही दूसरी तरफ उसके ऊपर और उसके बाहों में कैद हुई आर्या इस वक्त अपनी तेज चलती सांसों और बेतहाशा धड़कती हुई दिल की धड़कनों को संयमित करने की कोशिश करती हुई लगातार लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा इस वक्त बिल्कुल किसी पके हुए लाल टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा था।
जो उसे अब और भी कहीं गुना ज्यादा पूर्ण विराम खूबसूरत और आकर्षक बना रहा था, जिस पर इस वक्त त्रिजल की गहरी और बेहद नशीली सी निगाहें किसी बांझ की तरह लग रही थी, जिसे आर्या भी महसूस कर रही थी। उसे अपने खुले और सख्त से सीने पर आर्या के बेहद नर्म और मखमली से उभारों की हरकत साफ साफ महसूस हो रही थी। कुछ पलों बाद जैसे ही आर्या ने खुद को संयमित करते हुए एक लंबी और गहरी सांस भरते हुए खुद को त्रिजल के और भी ज्यादा करीब कर लेती है, जिसे महसूस करते ही अगले ही पल त्रिजल के भाव एकदम से अजीब से हो गए और उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो उठी। अगले ही पल उसने कुछ पलों तक लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी नशीली और दीवानगी से भरी निगाहों से आर्या की आंखों में झांका, जैसे वो उसे अपनी आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा हो। उसकी आंखों से कहे जाने वाले शब्दों को महसूस करते ही आर्या की आंखें एकदम से कुछ पलों तक हैरानी और नाखुशी से बड़ी बड़ी हो गई। पूर्ण विराम। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने त्रिजल के हाथों की हरकतें अपने शरीर के निचले हिस्से पर महसूस की और फिर उसकी अस्थिर होती सांसों के साथ उसके बदले हुए चेहरे के भावों को देखते ही आर्या ने एकदम से अपनी निगाहें फेर लिया, जिसे देख अगले ही पल बिना कुछ कहे सुने या समझने का मौका दिए त्रिजल ने एकदम से आर्या को अपने नीचे दबाया और फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके पैरों को पकड़ उन्हें स्प्रेड करते हुए अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट एकदम से बिना किसी वार्निंग के आर्या के अंदर एकदम से समा गया, जिसके अगले ही पल आर्या की एक तेज मगर मदहोशी से भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी थी और इसी के साथ एक बार फिर से त्रिजल का कब्जा आर्या पर कस चुका था। पूर्ण विराम। एपिसोड 43 हनुमान चालीसा और बड़बड़ाना। अब आगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देहु लोग। अंधेरे और सुनसान से रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक कार के बाहर खड़ी एक लड़की लगातार अपने आसपास डरी और घबराई हुई निगाहों से देखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि वो हनुमान चालीसा नहीं, उसकी सिर्फ 2 लाइन ही बार बार रिपीट कर रही थी, जिससे ये साफ था कि उसे हनुमान चालीसा 2 लाइन के बाद आती ही नहीं थी। हे बजरंग बली, बचा लो अपनी भक्त को प्लीज, आज के बाद में पक्का पूरा हनुमान चालीसा याद कर लूंगी, लेकिन प्लीज उससे पहले बचा लो अपनी इस नई नवेली भक्त को। सही कहा था भाई ने, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद कर लेनी चाहिए थी, मगर अफसोस मुझे तो वो इरोटिक और अंग्रेजी गानों को गाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लगता है इसलिए भगवान जी आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो, तभी तो ऐसे भूतों और जानवरों वाले जंगल के बीचों बीच ही आपको मेरी गाड़ी रुकवानी थी। प्लीज आज बचा लो, बस आज, उसके बाद मैं फिर कभी किसी बात को लेकर आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज हनुमान जी। वो लड़की इस हद तक डरी और घबराई हुई थी कि उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक टपक कर रिस रही थी। अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली चमकी और इसी के साथ जोरों शोरों से बारिश भी होने लगी, जिसने उस जंगली और सुनसान से रास्ते मंजर को और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक बना दिया था। अपने खराब हो चुकी कार की डैशबोर्ड को खोलकर खड़ी प्रिशा कुछ ही पलों में एकदम से बारिश के पानी में भीग चुकी थी और उसके कपड़े एकदम से उसके जिस्म से चिपक चुके थे। आसपास अपनी मदद के लिए देखती हुई प्रिशा की निगाहें अचानक से बड़े बड़े और घने पेड़ों के छोटे छोटे ओट से देखती हुई छोटी सी रोशनी ने अचानक से एक नई आशा की उम्मीद जगा दी थी, जो रोड से दूर जाते हुए जंगल के बीचों बीच खत्म हो रही थी। लगता है वहाँ कोई है, अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे वहाँ से मदद मिल जाए। प्लीज भगवान बचा लेना, आपका नाम लेकर वहाँ जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो देख लेना, मेरी प्यासी आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ नहीं तो अब बस वहाँ मदद के लिए मिल जाए या फिर कहीं रुकने की छोटी सी जगह ही मिल जाए मुझे, बस उसके बाद तो सब कुछ मेरी प्यारी किस्मत पर। अगर मैं जिंदा रही तो मेरी आर्या, मैं तेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर जरूर खिलाऊंगी और जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें तुम्हारे बच्चों के पीछे भेज दूंगी ताकि वो मेरी तरह तुम्हारे बच्चों को भी परेशान कर सके, जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। हाँ नहीं तो खुद में ही अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई प्रिशा भीगते हुए बड़ी ही मुश्किल झाड़ियों और घने जंगल के रास्ते से होते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे करके अब और भी ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी, जैसे वाकई वहाँ कोई घर था या कोई इंसान। पूर्ण विराम। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल किसी ड्रीम लैंड की तरह है, जिसमें एक घना और डरावना जंगल, जोरों शोरों से होती बारिश और एक छोटा सा बेहद खूबसूरत का लकड़ी का बना हुआ कॉटेज जहाँ हीरो और हीरोइन बेशर्मी से रोमांस करते हैं। बिल्कुल औथदिया की कहानी सीओ स्वीट वाइफ के हॉट एंड सिजलिंग कपल अद्विक और ऋषिका की तरह। हाय मैं तो वारी जावा, 1 मिनट, मैं अब अगर अभी भी ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रही तो पक्का पीछे से कोई जानवर मुझ पर अटैक करके मुझे खा ही जाएगा।
चल प्रिशा बेटा, चल कर देखते हैं, कहीं कोई है भी यहाँ नहीं। उस लकड़ी के बने बेहद खूबसूरत और छोटी सी कॉटेज को देखती प्रिशा ने एकदम से अपने होश में आते हुए अपने सर पर एक चपत लगा कर कहा, और फिर अपने आप को खुद में समेटे हुए उसने धीरे से 2-3 बार उस घर के दरवाजे को खटखटाया। जिसके कुछ मिनट बाद जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही प्रिशा ने बिना सामने की तरफ देखे अपनी पटर वाली बातें शुरू कर दी। देखिए प्लीज, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई दुकान या घर दिखा नहीं मुझे। इतनी बारिश और घने जंगल में मैंने कैसे घूमती, मुझे यहाँ लाइट जलती हुई दिखी तो मैं यहाँ आ गई। आप प्लीज क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने देंगे, या प्लीज हो सके तो मुझे अपना फोन दे दे। मैं आप प्रिशा ने एक सांस में अपनी बातें कहते कहते जैसे सामने दरवाजे से टेक लगाए खुद की तरफ बेहद खूंखार और अजीब सी निगाहों के साथ घूरते हुए अक्षत को देखा तो उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई और उसके होठों से हिरनाई से आप निकल पड़ा। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाल और मदहोशी से भरी निगाहों से प्रिशा को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए एकदम से उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में झट से खींच लिया और फिर तुरंत उसे कॉटेज का दरवाजा बंद हो गया। दूसरी तरफ अमरीका, मॉम डैड, अब और कितना समय लगेगा हमें यहाँ का काम खत्म करने में? अब मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ अपने बेबी के करीब जाने के लिए। एक तो पहले से ही मैं इतने सालों से उससे दूर रह चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब तो शायद वो मुझे भूल भी हुआ होगा। वैसे भी उसे पहले उस बीच के अलावा कोई और कभी दिखाई ही नहीं देता था, पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आई श्योर, अब मैं और कुछ नहीं जानती। आप दोनों जल्द से जल्द उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम इंडिया वापस चलने की तैयारी करो, हम परसों ही निकलेंगे। फिर उस लड़की ने हॉल में आते हुए अपने मॉम डैड से इरिटेट होकर कहा, जिसे सुनकर उसकी मॉम ने एक नज़र अपने पति को देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ बेहद मजाकिया तरीके से देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोली, ओह स्वीटी, क्यों इतनी डेस्परेट हो रही हो अपने बेबी के लिए, जबकि ये बात तुम और मैं हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बेबी को तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। इसलिए अभी फिलहाल के लिए रिलैक्स रहो और आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम सब मिलकर पार्टी में चले गए हैं नहाने। उसकी मॉम ने बगल में खड़े अपने पति के गालों को चूमते हुए कहा, जिसे सुनकर उसके डैड ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, योर मॉम इज राइट स्वीटी, जस्ट बी रिलैक्स और चिल। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ और जरूरी काम है, जिसे पूरा करने के बाद ही हम सब वापस इंडिया चलेंगे ताकि यहाँ का सभी काम शॉर्ट आउट हो जाए और हमें आगे कोई प्रॉब्लम न हो। डोंट वरी, बस 2-3 दिन, उसके बाद हम मुंबई चलेंगे। अपने डैड की बात सुनते ही उस लड़की के होठों पर बेहद शातिर सी मुस्कान उभर आए और फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से बोली, जस्ट सम मोर डेज, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे बेबी, सिर्फ और सिर्फ मेरे होगे, और तुम्हारी सारी चीजें मेरी यानी मेघना की। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इसी के साथ उसके होठों पर बेहद खतरनाक और शातिर सी हंसी खिल उठी थी, जैसे वो अपने खतरनाक इरादों में पूरी तरह से लग चुकी हो उसे अंजाम देने के लिए। रीडर्स, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूले। अगला पार्ट आपको अब 25 कमेंट्स और 50 लाइक्स के बाद ही मिलेगा, वरना हम नहीं देंगे अगला पार्ट। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। स्माइलिंग फेस 2 दिल, टू बी कंटिन्यूड 2 दिल। अब आगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशती हूँ लोग। अंधेरे और सुनसान से रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक कार के बाहर खड़ी एक लड़की लगातार अपने आसपास डरी और घबराई हुई निगाहों से देखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि वो हनुमान चालीसा नहीं, उसकी सिर्फ 2 लाइन ही बार बार रिपीट कर रही थी, जिससे ये साफ था कि उसे हनुमान चालीसा 2 लाइन के बाद आती ही नहीं थी। हे बजरंग बली, बचा लो अपनी भक्त को प्लीज, आज के बाद में पक्का पूरा हनुमान चालीसा याद कर लूंगी, लेकिन प्लीज उससे पहले बचा लो अपनी इस नई नवेली भक्त को। सही कहा था भाई ने, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद कर लेनी चाहिए थी, मगर अफसोस मुझे तो वो इरोटिक और अंग्रेजी गानों को गाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लगता है इसलिए भगवान जी आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो, तभी तो ऐसे भूतों और जानवरों वाले जंगल के बीचों बीच ही आपको मेरी गाड़ी रुकवानी थी। प्लीज आज बचा लो बस आज, उसके बाद मैं फिर कभी किसी बात को लेकर आपको परेशान नहीं करूंगी प्लीज हनुमान जी। वो लड़की इस हद तक डरी और घबराई हुई थी कि उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक टपक कर रिस रही थी। अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली चमकी और इसी के साथ जोरों शोरों से बारिश भी होने लगी, जिसने उस जंगली और सुनसान से रास्ते मंजर को और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक बना दिया था।
अपने खराब हो चुकी कार की डैशबोर्ड को खोलकर खड़ी प्रिशा कुछ ही पलों में एकदम से बारिश के पानी में भीग चुकी थी और उसके कपड़े एकदम से उसके जिस्म से चिपक चुके थे। आसपास अपनी मदद के लिए देखती हुई प्रिशा की निगाहें अचानक से बड़े बड़े और घने पेड़ों के छोटे छोटे ओट से देखती हुई छोटी सी रोशनी ने अचानक से एक नई आशा की उम्मीद जगा दी थी, जो रोड से दूर जाते हुए जंगल के बीचों बीच खत्म हो रही थी। लगता है वहाँ कोई है। अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे वहाँ से मदद मिल जाए। प्लीज़ भगवान बचा लेना, आपका नाम लेकर वहाँ जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ न तो देख लेना। मेरी प्यासी आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ नहीं तो अब बस वहाँ मदद के लिए मिल जाए या फिर कहीं रुकने की छोटी सी जगह ही मिल जाए मुझे बस, उसके बाद तो सब कुछ मेरी प्यारी किस्मत पर। अगर मैं जिंदा रही तो मेरी आर्या, मैं तेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर जरूर खिलाऊंगी और जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें तुम्हारे बच्चों के पीछे भेज दूंगी ताकि वो मेरी तरह तुम्हारे बच्चों को भी परेशान कर सके जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। हाँ नहीं तो खुद में ही अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई प्रिशा भीगते हुए बड़ी ही मुश्किल झाड़ियों और घने जंगल के रास्ते से होते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे करके अब और भी ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी, जैसे वाकई वहाँ कोई घर था या कोई इंसान। पूर्ण विराम। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल किसी ड्रीम लैंड की तरह है, जिसमें एक घना और डरावना जंगल, जोरों शोरों से होती बारिश और एक छोटा सा बेहद खूबसूरत का लकड़ी का बना हुआ कॉटेज जहाँ हीरो और हीरोइन बेशर्मी से रोमांस करते हैं। बिल्कुल औथदिया की कहानी सीओ स्वीट वाइफ के हॉट एंड सिजलिंग कपल अद्विक और ऋषिका की तरह। हाय मैं तो वारी जावा। एक मिनट, मैं अब अगर अभी भी ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रही तो पक्का पीछे से कोई जानवर मुझ पर अटैक करके मुझे खा ही जाएगा। चल प्रिशा बेटा, चल कर देखते हैं कहीं कोई है भी यहाँ नहीं। उस लकड़ी के बने बेहद खूबसूरत और छोटी सी कॉटेज को देखती प्रिशा ने एकदम से अपने होश में आते हुए अपने सर पर एक चपत लगा कर कहा और फिर अपने आप को खुद में समेटे हुए उसने धीरे से 2-3 बार उस घर के दरवाजे को खटखटाया, जिसके कुछ मिनट बाद जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही प्रिशा ने बिना सामने की तरफ देखे अपनी पटर वाली बातें शुरू कर दी। देखिए प्लीज़, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई दुकान या घर दिखा नहीं मुझे। इतनी बारिश और घने जंगल में मैंने कैसे घूमती, मुझे यहाँ लाइट जलती हुई दिखी तो मैं यहाँ आ गई। आप प्लीज़ क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने देंगे, या प्लीज़ हो सके तो मुझे अपना फ़ोन दे दे। मैं आप प्रिशा ने एक सांस में अपनी बातें कहते कहते जैसे सामने दरवाजे से टेक लगाए खुद की तरफ बेहद खूंखार और अजीब सी निगाहों के साथ घूरते हुए अक्षत को देखा तो उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई और उसके होंठों से हिरनाई से आप निकल पड़ा, जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाल और मदहोशी से भरी निगाहों से प्रिशा को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए एकदम से उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में झट से खींच लिया और फिर तुरंत उसे कॉटेज का दरवाजा बंद हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका। मॉम डैड, अब और कितना समय लगेगा हमें यहाँ का काम खत्म करने में? अब मैं और भी ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ अपने बेबी के करीब जाने के लिए। एक तो पहले से ही मैं इतने सालों से उससे दूर रह चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब तो शायद वो मुझे भूल भी हुआ होगा। वैसे भी उसे पहले उस बीच के अलावा कोई और कभी दिखाई ही नहीं देता था, पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ऐसे और अब मैं और कुछ नहीं जानती। आप दोनों जल्द से जल्द उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम इंडिया वापस चलने की तैयारी करो, हम परसों ही निकलेंगे। फिर उस लड़की ने हॉल में आते हुए अपने मॉम डैड से इरिटेट होकर कहा, जिसे सुनकर उसकी मॉम ने एक नज़र अपने पति को देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ बेहद मजाकिया तरीके से देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोली, ओह स्वीटी, क्यों इतनी डेस्परेट हो रही हो अपने बेबी के लिए, जबकि ये बात तुम और मैं हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बेबी को तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए रिलैक्स रहो और आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम सब मिलकर पार्टी में चले गए हैं नहाने। उसकी मॉम ने बगल में खड़े अपने पति के गालों को चूमते हुए कहा, जिसे सुनकर उसके डैड ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, योर मॉम इज़ राइट स्वीटी, जस्ट बी रिलैक्स और चिल। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कुछ और ज़रूरी काम है, जिसे पूरा करने के बाद ही हम सब वापस इंडिया चलेंगे ताकि यहाँ का सभी काम शॉर्ट आउट हो जाए और हमें आगे कोई प्रॉब्लम न हो। डोंट वरी, बस 2-3 दिन, उसके बाद हम मुंबई चलेंगे। अपने डेट की बात सुनते ही उस लड़की के होठों पर बेहद शातिर सी मुस्कान उभर आए और फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से बोली, जस्ट सम मोर डेज, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे बेबी, सिर्फ और सिर्फ मेरे होगे।
और तुम्हारी सारी चीजें मेरी यानी मेघना की। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इसी के साथ उसके होठों पर बेहद खतरनाक और शातिर सी हंसी खिल उठी थी, जैसे वो अपने खतरनाक इरादों में पूरी तरह से लग चुकी हो उसे अंजाम देने के लिए। एपिसोड 44 में आई कमिंग सर। एक बड़े से कैबिन के दरवाजे के पास खड़े कल्कि उर्फ काव्यांश शेरावत ने बिना किसी भा के अपनी सख्त मगर धीमी आवाज में पूछा, जिसके तुरंत बाद ही उस कैबिन के अंदर से भारी आवाज आई, कमिंग। इसी के साथ कल्कि ने धीरे से कैबिन के डोर को खोला और फिर वो अपने सधे हुए कदमों के साथ अंदर चला गया, जहां कैबिन के दरवाजे के ठीक सामने मौजूद बड़ी सी चेयर पर बैठे हुए त्रिजल सूर्यवंशी पर उसकी नजर पड़ी, जो अपने लंबे पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ाए हुए सामने रखी फाइल में एकदम लीन हुआ बैठा था। पर यह बात कल्कि और उसके करीबी इंसान बखूबी जानते थे कि त्रिजल की निगाहें और कान दोनों ही हर पल हर खड़ी एक्टिव रहते हैं, फिर चाहे वो सामने वाले ही तरफ देखे या ना देखे। उसके अंदर आते ही त्रिजल ने अब भी अपना पूरा ध्यान अपनी फाइल में लगाए हुए बेहद कठोर मगर भावहीन चेहरे के साथ लापरवाही से बोला, क्या बात है मिस्टर शेरावत, पहले तो आपने कभी भी मेरे कैबिन के डोर को नॉक करने की जहमत नहीं उठाई, आज ये बदलाव अचानक क्यों? उसकी निगाहें अब भी अपनी फाइल में गड़ी हुई थी और वो उनमें लिखे सभी शब्दों को बड़ी ही बारीकी के साथ पढ़ रहा था, जबकि उसकी इस बात पर कल्कि ने एकदम से अपना सरना में हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को त्रिजल के सामने मौजूद बड़ी ही ग्लास टेबल पर रखते हुए अपने उसी हाथ को अपने पेंट की पॉकेट में डाल उसमें से एक नई मॉडल को छोटी सी गन निकालते हुए उसे सीधा त्रिजल के सामने रख दिया, जिस पर अपनी निगाहें उठाते हुए अपनी सर्द नजर डालने के तुरंत बाद ही त्रिजल के होठों पर बेहद खतरनाक सी मुस्कान उभर आई, जिसे देख इस बार कल्कि ने बिल्कुल रेस्टलेस होते हुए उसके सामने रखी चेयर पर आराम से बैठकर एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद बोला, ले पूरे 2 दिन लगे हैं मुझे इस गन को डिजाइन करने में, हर एक चीज बारीकी से जोड़ा है। उम्मीद है तुझे मेरा ये 3rd क्लास इक्विपमेंट पसंद नहीं आया होगा, है ना? उसकी बातों में हंसी और व्यंग से भरे भाव साफ साफ झलक रहे थे, जैसे वो त्रिजल के आगे आने वाले बर्ताव के लिए पहले ही तैयार हो और उसका आदी बन चुका हो। जबकि अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को सामने रखी टेबल पर फेंकते हुए त्रिजल ने धीरे से उस गन को अपने हाथों में उठाया और फिर उसे अपने आंखों के ठीक सामने करते हुए बेहद खतरनाक और कृपी निगाहों से उलट पलट कर घूरने लगा। उसकी खूंखार आंखें इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ अपने हाथ में पकड़ी हुई उस छोटी सी गन के हर एक हिस्से को बारीकी से स्कैन कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों में चमक और होठों पर खतरनाक मुस्कान भी खिलती जा रही थी। कुछ पलों बाद ही अचानक से उसके होंठ खुले और फिर उनमें से 2 शब्द निकले, आउटस्टैंडिंग। उसके इस एक शब्द को सुनते ही अचानक से कल्कि की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और आखिर में त्रिजल के खूंखार भाव से भरे हुए चेहरे को देखते हुए उसने अपने होंठों पर आई मुस्कान को छुपाकर अपना सर हल्का सा ना में हिला दिया। इट्स टू परफेक्ट फॉर माई बच्ची, छोटी सी बच्ची के लिए छोटा सा खिलौना हमहू उस पर सूट करेगा, ये है ना? त्रिजल ने एकदम से अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बेहद सनकीपने से भर कर कहा, तो कल्कि में अपना सर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ वो आगे कुछ कहते सुनते उससे पहले ही कैबिन का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और फिर उसमें से अक्षत अपने शर्ट की स्लीव को मोड़ते हुए अंदर आया, जिसके चेहरे पर आज एक अलग ही भाव छाए हुए थे, एक अलग ही चमका, जैसे उसे न जाने ऐसा कौन सा खजाना मिल गया हो जिससे उसके अंदर एक नई एनर्जी और फुर्ती आ गई हो। उसके अंदर आते ही उसके ऊपर नजर पड़ते ही त्रिजल और कल्कि दोनों की ही आंखें अजीब से भाव से भर उठी थी और अब वो दोनों ही बेहद गहराई से अक्षत के चेहरे के हर एक हाव भाव, उसके चलने के तरीके और उसके बर्ताव की हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से स्कैन करने लगे, जैसे वो दोनों ही उसके अंदर कुछ नया और अजीब सा चीज ढूंढ रहे हो। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो दोनों पागलों की तरह? आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या? सामने रखी चेयर पर अपने पैर के पैर रखे बड़े ही शान से बैठे अक्षत ने सामने रखी टेबल के कॉर्नर साइड से सिगार के बॉक्स में से एक सिगार और लाइटर उठाकर उसे जलाते हुए पूछा। तो त्रिजल तो कुछ नहीं बोला और अब भी उसे घूरना जारी रखा, लेकिन कल्कि की चिल जैसी निगाहें जैसे ही कहीं पर पड़ते हुए रुकी, वैसे ही उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ उठ गए। कैसी रही कल की रात मिस्टर अग्निहोत्री? मजा आया क्या? कल्कि ने धीरे से अक्षत के शर्ट के कॉलर को पकड़ करके उसे हल्का सा उसकी जगह से हटाते हुए अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए हुए कहा। तो अक्षत ने उसकी बातों को एकदम से नजरअंदाज कर दिया, जबकि त्रिजल ने भी जब अक्षत के गले पर बने लव बाइट्स और नाखूनों के निशान को देखा
तो उसने अपना सर हल्का सा ना में हिलाते हुए कहा, कौन सी लड़की मिली तुम्हें खुद की जिंदगी बर्बाद करवाने के लिए। उसकी इस बात पर तो कल्कि के चेहरे पर ऐसे भाव उभर आए जैसे कह रहा हो बर्बाद करने वाला दूसरे से पूछ रहा है कि तू अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। अजीब नहीं है क्या ये बात? दूसरों के लिए हो सकती है पर उन तीनों के लिए नहीं, क्योंकि उनकी सोच, उसका बर्ताव, उनका दिमाग और उसका दिल एक दूसरे के जैसा ही है। यूजलेस टीयर्स ऑफ जॉय। जबकि दूसरी तरफ ट्रिजल की बात पर अक्षत ने एक लंबी का सिगार का भरते हुए बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, उसी की इकलौती दोस्त का जिसकी तूने बर्बाद कर रखी है। अक्षत ने जिस लहजे में कहा था उसे सुनकर भी इन दो लोगों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें देख करके तो यही लग रहा था कि जैसे वो दोनों इस तरीके और इस ढंग से बातें करने में माहिर हो। हालांकि ऐसा था भी, बचपन से लेकर आज तक वो तीनों हर एक स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े थे। ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन सब का अगला टारगेट अब आर्या बनेगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो मलिश का अब तक अपना आग लगाने वाला काम कर चुकी होगी। हमें अब आर्या की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्लस सुनने में आया है कि नेक्स्ट मीटिंग इसी फ्राइडे को अंडरग्राउंड तरीके से हो रही है, जहां जाने के लिए हमें इनविटेशन नहीं दिया गया है और इस बात को हमसे छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। कल्कि ने गहरी सांस लेते हुए अपने मेन और पॉइंट की बात पर सीधे सीधे आते हुए कहा। तो अक्षत ने सिर्फ अपना सर हिला दिया, लेकिन ट्रिजल कुछ पलों के लिए गहरी सोच में गुम हो गया, जब अचानक से उसके होंठों से निकला, उस लड़की को ले जाकर ब्रोथल में डाल दो और इस बात का खास ख्याल रखो कि वो अपनी जिंदगी भर वहां से बाहर ना निकल पाए और ना ही उसके बारे में इस बात की खबर किसी को हो। उसकी जिंदगी वहां बद से भी कहीं गुना ज्यादा बदतर होनी चाहिए। डू यू गेट डेट? और ना तैयारी करो, जरा बहुत दिन हो गए हैं। लाल रंग देखे जरा, हम भी तो जाने आखिर कैसे उन चूजों में इतनी हिम्मत आ गई जो अब वो मुझसे और मेरे ही पीठ पीछे बगावत पर उतर आए हैं। रीडर्स, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूले। अगला पार्ट आपको अब 25 कमेंट्स और 50 लाइक्स के बाद ही मिलेगा, वरना हम नहीं देंगे अगला पार्ट। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। स्माइलिंग फेस 2 दिल, टू बी कंटिन्यूड 2 दिल। आगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशती हूँ लोग। अंधेरे और सुनसान से रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक कार के बाहर खड़ी एक लड़की लगातार अपने आसपास डरी और घबराई हुई निगाहों से देखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि वो हनुमान चालीसा नहीं, उसकी सिर्फ 2 लाइन ही बार बार रिपीट कर रही थी, जिससे ये साफ था कि उसे हनुमान चालीसा 2 लाइन के बाद आती ही नहीं थी। हे बजरंग बली, बचा लो अपनी भक्त को प्लीज, आज के बाद में पक्का पूरा हनुमान चालीसा याद कर लूंगी, लेकिन प्लीज उससे पहले बचा लो अपनी इस नई नवेली भक्त को। सही कहा था भाई ने, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद कर लेनी चाहिए थी, मगर अफसोस मुझे तो वो इरोटिक और अंग्रेजी गानों को गाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लगता है इसलिए भगवान जी आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो, तभी तो ऐसे भूतों और जानवरों वाले जंगल के बीचों बीच ही आपको मेरी गाड़ी रुकवानी थी। प्लीज आज बचा लो, बस आज, उसके बाद मैं फिर कभी किसी बात को लेकर आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज हनुमान जी। वो लड़की इस हद तक डरी और घबराई हुई थी कि उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक टपक कर रिस रही थी। अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली चमकी और इसी के साथ जोरों शोरों से बारिश भी होने लगी, जिसने उस जंगली और सुनसान से रास्ते मंजर को और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक बना दिया था। अपने खराब हो चुकी कार की डैशबोर्ड को खोलकर खड़ी प्रिशा कुछ ही पलों में एकदम से बारिश के पानी में भीग चुकी थी और उसके कपड़े एकदम से उसके जिस्म से चिपक चुके थे। आसपास अपनी मदद के लिए देखती हुई प्रिशा की निगाहें अचानक से बड़े बड़े और घने पेड़ों के छोटे छोटे ओट से देखती हुई छोटी सी रोशनी ने अचानक से एक नई आशा की उम्मीद जगा दी थी, जो रोड से दूर जाते हुए जंगल के बीचों बीच खत्म हो रही थी। लगता है वहाँ कोई है, अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे वहाँ से मदद मिल जाए। प्लीज भगवान बचा लेना, आपका नाम लेकर वहाँ जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो देख लेना, मेरी प्यासी आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ नहीं तो अब बस वहाँ मदद के लिए मिल जाए या फिर कहीं रुकने की छोटी सी जगह ही मिल जाए मुझे, बस उसके बाद तो सब कुछ मेरी प्यारी किस्मत पर। अगर मैं जिंदा रही तो मेरी आर्या, मैं तेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर जरूर खिलाऊंगी, और जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें तुम्हारे बच्चों के पीछे भेज दूंगी, ताकि वो मेरी तरह तुम्हारे बच्चों को भी परेशान कर सके, जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। हाँ नहीं तो खुद में ही अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई प्रिशा भीगते हुए बड़ी ही मुश्किल झाड़ियों और जंगल के रास्ते से होते हुए
उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे करके अब और भी ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी, जैसे वाकई वहां कोई घर था या कोई इंसान। पूर्ण विराम। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल किसी ड्रीम लैंड की तरह है, जिसमें एक घना और डरावना जंगल, जोरों शोरों से होती बारिश और एक छोटा सा बेहद खूबसूरत का लकड़ी का बना हुआ कॉटेज जहां हीरो और हीरोइन बेशर्मी से रोमांस करते हैं। बिल्कुल औथदिया की कहानी सीईओ स्वीट वाइफ के हॉट एंड सिजलिंग कपल अद्विक और ऋषिका की तरह। हाय, मैं तो वारी जावा। एक मिनट, मैं अब अगर अभी भी ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह खड़ी रही तो पक्का पीछे से कोई जानवर मुझ पर अटैक करके मुझे खा ही जाएगा। चल प्रिशा बेटा, चल कर देखते हैं, कहीं कोई है भी यहाँ नहीं। उस लकड़ी के बने बेहद खूबसूरत और छोटी सी कॉटेज को देखती प्रिशा ने एकदम से अपने होश में आते हुए अपने सर पर एक चपत लगा कर कहा, और फिर अपने आप को खुद में समेटे हुए उसने धीरे से 2-3 बार उस घर के दरवाजे को खटखटाया। जिसके कुछ मिनट बाद जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही प्रिशा ने बिना सामने की तरफ देखे अपनी पटर वाली बातें शुरू कर दी। देखिए प्लीज, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई दुकान या घर दिखा नहीं मुझे। इतनी बारिश और घने जंगल में मैंने कैसे घूमती, मुझे यहाँ लाइट जलती हुई दिखी तो मैं यहाँ आ गई। आप प्लीज क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने देंगे, या प्लीज हो सके तो मुझे अपना फोन दे दे। मैं आप प्रिशा ने एक सांस में अपनी बातें कहते कहते जैसे सामने दरवाजे से टेक लगाए खुद की तरफ बेहद खूंखार और अजीब सी। एपिसोड 45 अक्षत की केयर और हैरान प्रिशा। अब आगे। शाम का समय था जब जंगल से घिरे उस सुनसान और बेहद खतरनाक से दिखने वाले इलाके के कोने में बना हुआ वो छोटा सा पेंट हाउस इस वक्त दिन के उजाले में बेहद खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां, ऊपर आसमान में हल्के हल्के से छाए हुए पानी वाले बादल, और इन सब के बढ़कर पेड़ों के पत्तों और जमीन पर बिखरी हुई पानी की बूंदें ये साफ साफ बता रही थी कि पूर्ण विराम। कल रात यहाँ पूरे जोरों शोरों से बारिश हुई थी। लकड़ी के बने उस छोटे से पेंट हाउस के बाहर कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी, जिसके ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और फिर उनमें से एक चमचमाते हुए काले रंग के जूते बाहर निकले, जो इस वक्त कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे थे। इसी के साथ एक और पैर बाहर आया और फिर एक लंबी चौड़ी और कठोर शख्सियत रखने वाला बेहद हैंडसम सा लड़का उस कार से बाहर निकला, जिसके होठों के बीच इस वक्त एक सिगार फंसी हुई थी और उसके काले रंग की पहनी हुई शर्ट की स्लीव उसके मसल्स से भरे हुए हाथों को दिखाती हुई उसकी कोहनी तक सलीके से मुड़ी हुई थी। उस शख्स ने सिगार का आखिरी कस लेते हुए उसे जमीन पर फेंक अपने पैरों तले रोंदते हुए एक नज़र चारों तरफ देखने के बाद अपनी शांत मगर खतरनाक सी निगाहों को सामने की तरफ करते हुए उसने सामने बने उस पेंट हाउस को घूरा और फिर अपने सधे हुए कदमों के साथ वहां से सीधा उस लकड़ी के बने खूबसूरत से घर के अंदर चला गया, जिसके लास्ट फ्लोर पर ही सबसे आखिरी और कोने वाले हिस्से में बने कमरे के दरवाजे के बाहर जाते हुए उसने एक नज़र बिखरे हुए हाल को देखा और फिर सीधा दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही वहां का सीन देख करके तो उसकी आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और उसके भौहें आपस में सिकुड़ से गए। कमरे के अंदर मौजूद बड़े से बेड पर, जो अब तक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, उस पर एक लड़की अपने पेट के बल लेटी हुई तकिए में अपना छोटा सा सर डाले सिसक रही थी, जबकि उसके खुले हुए कमर से थोड़ा ऊपर आते बाल आसपास बिखरे हुए थे। उसकी बेहद गोरी और नाजुक सी दिखने वाली खुली हुई पीठ इस वक्त दांतों और नाखूनों के निशानों से भरे हुए थे, जिसे देखकर ये साफ बताया जा सकता था कि वो निशान यकीनन लव बाइट्स के निशान ही थे भी, जो इस वक्त चमक रहे थे। ब्लैक कलर का ब्लैंकेट उसके हिप्स से होते हुए उसके पैरों तक के हिस्से को ढक रखे थे, और उसके खुले हुए बाल पहले की तरह दोनों तरफ पिलो पर बिखरे हुए थे। अक्षत की निगाहें न सिर्फ उसकी इस हालत पर ही छोटी छोटी हुई थी, बल्कि उस कमरे में गूंजती हुई सिसकियों और हल्के हल्के से रोने की दबी दबी हुई सी आवाज़ों के कारण छोटी हुई थी, जिसके साथ ही उसके भौहें आपस में सिकुड़ चुके थे। अगले ही पल वो अपने सधे हुए भारी कदमों के साथ उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद अक्षत के अपने शू उतरे और फिर बैग पर चढ़ते हुए बैग के क्राउन का सहारा लेकर बैठते हुए उसने धीरे से उस लड़की के बालों को सहलाया और फिर कहा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो हमम, बताओ मुझे। अक्षत की सख्त मगर कठोर और गंभीर आवाज को सुनते ही वो लड़की एकदम से अब और भी ज्यादा तेजी से रोने लगी, जिसे देखकर अक्षत ने बिना कुछ कहे अगले ही पल उसे अपने सख्त हाथों में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश करते हुए उसे बेहद धीरे से अपनी बाहों में भरकर अपने गोद में उठाकर बैठा लिया, जिसे अब उस लड़की के पैर एक तरफ होते हुए वो सीधा अक्षत के सीने से चिपकी
हुई उसके सीने से लग चुकी थी और अब और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी थी। शू शू शू। शांत शांत, चुप हो जाओ। और अब भी क्या हुआ? क्या बात है, क्यों रो रही हो? आई से इट स्पीक। खुद की बात न सुनते और मानते हुए देख। अक्षत ने अगले ही पल अपने बाहों में एकदम छुप चुकी उस लड़की के चेहरे को ऊपर उठाकर उसके उस मासूम और खूबसूरत से चेहरे को निहारते हुए अपनी डोमिनेटिंग मगर कठोर आवाज में सख्त होते हुए कहा, जिसका रोने की वजह से लाल हुआ चेहरा इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था। उस लड़की ने अक्षत के डांटते ही एकदम से अपनी नाक से कुड़कर मुंह बनाते हुए रोकर कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हो? और ये इतना मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। खुद रुलाकर कहते हो क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और जब बताने की कोशिश करो तो ऐसे डांट कर कोई चुप कराता है क्या भला? जाओ, मैं अब बात ही नहीं करूंगी। धिद इंसान कहीं कि आपने तो मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हाय राम, अब कौन अपनाएगा मुझ जैसी लूट चुकी लड़की को? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हन, मेरा बेबू बेबी क्या सोचेगा मेरे बारे में? अब तो वो मुझसे नाराज भी हो जाएगा और अगर उसने मुझे नहीं अपना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। शट अप, चुप, एकदम चुप। अब अगर तुमने अपने इस छोटे से बेकाम से मुंह को खोला ना, तो देख लेना मैं तुम्हारा फिर से ऐसा हाल करूंगा कि तुम महीनों तक चल भी नहीं पाओगी। और अब मेरी ये एक बात कान खोल कर सुन लो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। एक बार जो मेरा हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए सिर्फ मेरा ही होता है। फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, कोई भी उस मुझसे छीन सकता। गॉट इट? इस बात को अच्छे से अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अक्षत ने एकदम से उस लड़की की बातों को बीच में ही काटते हुए उसके बदन को अपने शरीर से दबाकर लगभग ऑडिंग और खतरनाक तरीके से चिल्लाकर बोल उठा था, जिसे सुनकर कि तो मानो जैसे उस लड़की के दिल की सारी गंटियां जोरों शोरों से हनी सिंह के गाने पर नाच उठी हो। लेकिन जब उसके अक्षत के एकदम खतरनाक से रूप को बाहर आते हुए महसूस किया तो वापस से अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके सीने से लगकर सिसकना शुरू कर दी, जो अभी हल्की हल्की सुबकने में तब्दील हो गई थी। उसे अब भी जोरों से रोता हुआ देखकर अक्षत ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर उसके बालों को सहलाते हुए वापस से अपनी नर्म और फिक्र भरी आवाज में बोला, अब बताओ क्या हुआ? वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना, मुझसे ये दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। उस लड़की ने धीरे से अक्षत के हाथों को पकड़कर अपने सेंसिटिव पार्ट पर रख कर रोते हुए कहा तो अक्षत के चेहरे पर फिक्र के भाव और गहरे हो गए, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से भावहीन थे। लेकिन अगले ही पल जब उसे अपने हाथों पर कुछ गीलापन महसूस हुआ तो उसने जल्दी से अपने हाथों को ब्लैंकेट से निकालकर उसे अपने सामने करते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और उसका चेहरा एकदम से सर्द पड़ गया, जिस पर अब एकदम से कठोरता और हल्के फिक्र भरे भाव के बादल छा गए, क्योंकि इस वक्त उसके हाथों की उंगलियां खून से लथपथ थी, जिन्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा था कि वो पुरानी या सूख चुकी हो। यकीनन ये कुछ वक्त पहले का ही था या फिर अभी अभी का। ये ख्याल आते ही अक्षत ने अगले ही पल अपनी आंखें कसकर बेहद गुस्से और कठोरता से भरे भाव के साथ भींच ली और फिर तुरंत अपने पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट से कहा, सेंड अ फीमेल डॉक्टर ऑन माई पेंट हाउस विथ इन 25 मिनट। इसी के साथ बिना कुछ कहे या सुने कॉल को काटते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को बड़ी ही लापरवाही से कहीं फेंकते हुए उसमें बेहद आराम और धीरे से उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे अपने गोद में लिए हुए वहां से सीधा बाथरूम में चला गया, जहां उसने सबसे पहले उसे नहलाया और फिर उसके लव बाइट से भरे बदन को अपने हल्के हल्के हाथों से पोंछते हुए उसने अपने कपबोर्ड्स में से अपनी एक शर्ट निकालकर उसे पहना दी। पूर्ण विराम। और फिर वापस से उसे कमरे के अंदर लाते हुए सबसे पहले उसे धीरे से वहां मौजूद एक कुर्सी पर बैठाते हुए सबसे पहले खुद आगे बढ़कर उसने ब्लैंकेट और फिर बेड सीट को उठाया, जो आधा से ज्यादा खून से रंग चुका था। उसे कुछ पालों तक घूरने के बाद अक्षत ने अपने सामने बैठी उस छोटी सी लड़की को देखा, जिसे देखकर वो लड़की एकदम से शर्मा उठी थी, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ झलक रहे थे। एक नज़र उसे देखने के बाद अक्षत ने वापस से अपना ध्यान अपने काम में लगा दिया था। सब कुछ सही से बदलने के बाद उसके वापस से उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे बेड पर आराम से लेटा दिया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर हल्का सा उसके होंठों पर चूमते हुए कहा, बैठो यही, बस कुछ और पल, उसके बाद तुम्हें आराम हो जाएगा। उसकी इस बात पर उस लड़की ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद अक्षत बेड पर बैठा हुआ था, जहां उसके पास वो लड़की लेटी हुई थी और एक फीमेल डॉक्टर अपने हाथ में पकड़े हुए नोट्स में कुछ लिखते हुए
कभी कभी अक्षत को घूर कर देखती तो कभी सामने बेड पर लेटी उस लड़की को, जिससे अब अक्षत का दिमाग खराब हो रहा था। वो अपने गुस्से में आकर कुछ कहता उससे पहले ही उस डॉक्टर ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोली, सर मिस का नाम और आपका रिलेशन क्या है उनसे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसकी इस बात पर अक्षत ने बेहद खूंखार निगाहों से उसे घूरा तो उस फीमेल डॉक्टर ने अपना गला तर करते हुए दोबारा से कहा, वो ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के एग्रीमेंट के कोई भी नहीं देगा, इसलिए इनके फॉर्म में इनका नाम लिखना पड़ेगा और इसके साथ ही इनसे रिलेटेड बातें हम इन्हीं फैमिली मेंबर्स से कर पाएंगे। अक्षत ने एक नज़र उसे घूरा और फिर बिना ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान दिए उस लड़की के चेहरे को देखते हुए बोला, मिसेज प्रिशा अक्षत अग्निहोत्री, मेरी वाइफ है ये लगा प्रिशा को एक तेज झटका जिससे उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई। उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसकी वजनिटी उसे अक्षत अग्निहोत्री जैसी इतने रहीश इंसान की मुंह बोली बीवी बना देगा। उसे तो लगा था ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड है और अक्षत जरूर उसकी आज केयर करने के बाद कल छोड़ देगा, पर इतना बड़ा झूठ प्रिशा से हजम नहीं हो रहा था। जबकि डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट को अंदर आए अक्षत के असिस्टेंट को देते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, इनकी फर्स्ट टाइम इंटीमेसी इतनी ज़्यादा हार्श और वाइल्ड थी जिसके कारण इनके इंटीमेट पार्ट पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जो इस वक्त चोट का रूप ले लिया है। इसलिए इनका ब्लड लॉस अब भी हो रहा है। आप इन्हें जल्द से जल्द ये दवाएं मांगा कर 2-2 घंटे के ब्रेक पर कल तक देते रहिएगा और प्लीज़ हो सके तो 1-2 हफ्ते आप इनसे दूर रहिए एंड प्लीज़ आगे से ध्यान रखिए आपका। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये हार्श बिहेवियर आगे चलकर आपकी वाइफ के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये ऑइंटमेंट ट्यूब है, आप इसे लगा दीजिएगा, चलती हूँ। अपनी बातें बड़ी ही मुश्किल और हिचकिचाहट के साथ कहने के बाद उस डॉक्टर ने जल्दी से अपना सामाना उठाया और फिर वहां से 9-2-11 हो गई, क्योंकि इस वक्त अक्षत की खतरनाक और डरावनी निगाहें बेहद खूंखार तरीके से उसे ही घूरे जा रही थी, जैसे उसे अभी ही खा जाएंगी। पूर्ण विराम। जबकि दूसरी तरफ उस फीमेल डॉक्टर की बात सुनते ही प्रिशा की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो उठा, जिसके साथ अचानक से उसके आंखों के सामने कल रात का हर एक पल किसी मूवी के रील की तरह चलने लगा। पूर्ण विराम। फ्लैशबैक।